नमस्कार। संसद के गलियारे से आज हम हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ। आप जहाज रानी के स्वतंत्र प्रभार को संभाल रहे हैं, साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो भी आप संभाल रहे हैं। और जो बिल पारित हुआ है शिप रिसाइकलिंग 2019, इस बिल को लेकर हम बात करेंगे उनसे। वो साइकिल से संसद तक आते हैं और जहाज रानी पर क्या कुछ खास हुआ है उसको हम उनसे जानते हैं। सबसे पहला सवाल, जो ये बिल पारित हुआ है उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है? संसद में जो बिल पारित हुआ है, देश का मैरीटाइम हिस्ट्री एक बहुत पुराना है। शिप बिल्डिंग सदियों पहले ऋग्वेद के समय में शिपिंग का उल्लेख हुआ है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस देश के नाम पे कोई समुद्र का नाम हुआ है, और हिंद महासागर ये हिंदुस्तान के नाम से हुआ है। हिंदुस्तान का यही इतिहास आगे बढ़ता रहा है और देश को 7,500 किलोमीटर कोस्टल लाइन मिली हुई है, समुद्र तट मिला हुआ है। उसका बहुत कुछ फायदा भी है। आप लोथल जाइए, लोथल 5,000 साल पुराना डोक मिला है। वो बताता हड़प्पन सभ्यता का ये डोक मिला है, और उसके आधार पर कह सकते हैं कि हमारा मैरीटाइम हिस्ट्री कितना पुराना है। दूसरा, उसका में दूसरा फायदा शिप रिसाइकलिंग में हुआ है। गल्फ ऑफ कैम्बे, गुजरात में गल्फ ऑफ कैम्बे है, वहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा करंट है। करंट मतलब जब टाइड आती है तो 10 मीटर पानी ऊंचा आता है, और टाइड चली जाती है तो समुद्र तट से 10 किलोमीटर पानी वापस चला जाता है। एक करंट का फायदा ये हुआ कि वहाँ भावनगर जिले में अलंग में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज मतलब वहाँ नेचुरल अपॉर्चुनिटी ये है, दुनिया के सबसे बड़े शिप वहाँ आते हैं, और जब टाइड आती है उस वक्त वो डायरेक्ट बीच हो जाता है समुद्र तट पर। एक संभव नहीं होता है बड़ा शिप को डायरेक्ट बीच करना, लेकिन वहाँ नेचुरल अपॉर्चुनिटी को भारत सरकार ने और गुजरात सरकार ने एनकेस किया। और एनकेस करने से फायदा यह हुआ कि दुनिया में कुल मिला के आज 53,000 से ज्यादा मर्चेंट शिप है जो कार्गो हैंडलिंग करता है, लिक्विड कार्गो हैंडलिंग करता है। और हर साल 1,000 शिप रिसाइकल होता है, शिप ब्रेकिंग होता है, क्योंकि शिप की आयुष्य होती है 20 साल से 40 साल तक। तो जब उसकी आयुष्य पूरी होती है उसको रिसाइकल करना पड़ता है। बहुत कीमती कितना भी क्यों न हो, लेकिन उसका रिसाइकिल करना कंपल्सरी हो जाता है। तो ये 1,000 में से 300 शिप, एवरेज 300 शिप इंडिया में रिसाइकल होने के लिए आता है। मतलब विश्व का 30% रिसाइकलिंग शिप इंडिया में होता है, और खास करके उसमें भी 99% अलग में होता है। और दूसरा, उससे बहुत बड़ा फायदा है जो आपने कहा कि इससे देश को क्या फायदा है। देश में स्टील की रिक्वायरमेंट होती है। स्टील आज सभी निर्माण कार्य के लिए आवश्यक होता है। कुल हमारे देश की रिक्वायरमेंट का 10% स्टील हमें शिप रिसाइकलिंग से मिलता है। और उसका दूसरा फायदा यह है, 10% शिप हमें रिसाइकलिंग से मिलता है। 1 टन आपको स्टील बनाना है, एक टन स्टील, तो आपको 10 टन कोयला जलाना पड़ता है। तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया, ये हमारे रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली हमको स्टील मिल गया। दूसरा, शिप रिसाइकलिंग होता है, उसमें से फर्नीचर निकलता है, उसमें से वुड्स निकलता है, उसमें से इलेक्ट्रिकल चीज मिलती है। आज अब दुनिया में देश में जाइए, कोई ऐसा सिटी नहीं है कि वहाँ अलंग का माल ना बिकता हो। कई चीज जीवन जरूरी, कई चीज वहां से डायरेक्ट मिल जाती है। तीसरा उसका फायदा है देश को, वहां 3,500 मजदूर डायरेक्ट वहां काम करते हैं, उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और वह शिप रिसाइकलिंग में काम करते हैं। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जो बिल पारित किया गया सदन में, उसका उद्देश्य जो है उसको अगर 1, 2, 3, 4 बिंदुओं में समझना हो तो किस तरह से समझा जाए? जो हमने पार्लियामेंट में बिल पारित किया, लोकसभा में बिल पारित किया, वो लाने का 3 उद्देश्य था। एक उद्देश्य ये था कि शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज पोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई है, और लेबर सेफ्टी का इश्यू भी रहता था। उसको लेके
बार बार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल होती थी, हाई कोर्ट में पीआईएल होती थी, कोई एनजीओ लेबर सेफ्टी के लिए जाती थी। इस संदर्भ में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि आप इस तरह से सिर्फ रिसाइकल करो, उसको बिल्कुल। संवैधानिक दर्जा देना था। इट्स वन। सेकंड, 2013 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक हांगकांग कन्वेंशन किया था, और हांगकांग कन्वेंशन में उद्देश्य था कि दुनिया में सिर्फ रिसाइकलिंग एनवायरमेंट साउंड कैसे हो, और उसकी एक सिर्फ रिसाइकलिंग के लिए यार्ड कैसा होना चाहिए, सिर्फ में हैजार्डस वेस्ट है तो उसकी इन्वेंटरी कैसे रखनी चाहिए, ऐसा करके एक विस्तार से फ्रेमवर्क दिया। बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क दुनिया मानेगी तो बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली सिर्फ रिसाइकलिंग होगा। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसको रेटिफाई करना था, बिल्कुल। उसको वैधानिक फ्रेमवर्क में लाना था। जैसे एनवायरमेंट साउंड, जो मोदी जी अभी एनवायरमेंट के संदर्भ में ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसाइकलिंग कैसे हो, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये बिल को लाया गया है। और ये बिल से एक सिर्फ रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण फायदा ये होगा कि हम हांगकांग कन्वेंशन के रूल्स रेगुलेशन को उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। उससे दुनिया सिर्फ रिसाइकल करने के लिए अपने शिप को इंडिया भेजे। बिल्कुल। दुनिया भर के जहाज भारत में आएंगे, टूटेंगे, यहाँ रिसाइकल होंगे। इस सब को लेकर के एक ये भी क्रिटिक किया गया कि कहीं ये डंपिंग यार्ड तो नहीं बन जाएगा, और फिर उसके क्या उसके पार्लियामेंट में भी ये इश्यू उठा था कि हिंदुस्तान में दुनिया अपने शिप का हैजार्डस बिल्कुल वेस्ट यहाँ डंप तो ना करे, लेकिन इस बिल में यही प्रावधान है कि सिर्फ वैसे तो सिर्फ वेस्ट नहीं है, सिर्फ बेस्ट है। उसके हर चीज हमें उपयोगी होती है। उसमें से मिलने वाला स्टील का उपयोग हो जाता है, उसमें से मिलने वाला फर्नीचर का उपयोग हो जाता है, उसमें से मिलने वाला इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट का उपयोग हो जाता है, हर चीज का उपयोग हो जाता है और हैजार्डस चीज निकलेगी। ये बिल में ये प्रावधान किया गया है कि सिर्फ बिल्डिंग हो तब से एक इन्वेंट्री होगी, क्या क्या हैजार्डस चीज उसमें है, और ये हैजार्डस चीज रिमूवल सिस्टम जहाँ है वहाँ ही सिर्फ रिसाइकलिंग के लिए आएंगे, और जो भी चीज उसमें से निकलेगी उसको 100% रिमूवल किया जाएगा। ऐसा प्रावधान बिल में रखा है, इसलिए ये कभी डंपिंग साइड नहीं बनेगी, लेकिन वो वेल्थ क्रिएशन में उपयोगी होगा। जब इसका एक एक चीज को उपयोग में लाया जाता है, चीजें कहाँ कहाँ किस तरह से जाती हैं, तो उसको अगर हम उसके लाभ को लेकर के इससे और कौन कौन से ऐसे लाभ हैं जिनको हम गिना सकते हैं, बता सकते हैं? सही प्रश्न है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से पहला लाभ ये है कि रिसाइकलिंग से सिर्फ यहाँ आएगी, रिसाइकल होगी, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलेगा। इट्स वन थिंग। बिल्कुल। सेकंड थिंग इज इट दैट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में 35,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगारी मिलती है। और रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज से स्टील का रीरोलिंग मिल होती है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, कई टाइप की इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 1.5 लाख लोगों को उससे रोजगारी मिलेगी। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग्स इज इट दैट हांगकांग कन्वेंशन रेटिफाई हो जाए, ये बिल पास हो जाए, मतलब कोई लड़का ग्रेजुएट हो गया, उन्होंने 3 साल पढ़ाई की, 3 साल पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने आखिरी एग्जाम नहीं दी हो तो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये हांगकांग कन्वेंशन को हम संवैधानिक फ्रेमवर्क में लाने से हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, या तो हमारी क्षमता है, या तो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली शिप रिसाइकल करते हैं। एक क्लेरिफाई हो जाने से दुनिया का शिप यहाँ ब्रेकिंग के लिए आएगा। बिल्कुल। और उससे हमारी इंडस्ट्रीज और बढ़ेगी, और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उससे होगा। यानी लीगल फ्रेमवर्क बनने से दुनिया भर के लोगों की भी ये समझ में आएगा कि आप अपने जहाज को भारत ले जाइए, वहाँ उसको तुड़वाइए, वहाँ उसकी रिसाइकिल बेस्ट तरीके से हो सकती है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है, जितने जहाज अभी रिसाइकल के लिए आते हैं, ये संख्या कई गुना बढ़ जाएगी आगे चलकर। मेरा मानना है कि हांगकांग कन्वेंशन को मानना
और शिप रिसाइकलिंग बिल को पास करने से, वैसे ही हांगकांग कन्वेंशन ने जो फ्रेमवर्क दिया था कि ये टाइप का रिसाइकलिंग यार्ड होना चाहिए, हमारे यहाँ 131 शिप यार्ड है, सो शिप ब्रेकिंग यार्ड है, तो उसमें से 72 यार्ड ने तो वैसे ही ये फ्रेमवर्क के अनुरूप अपने यार्ड को तैयार कर दिया है। क्या बात, ये ऑलरेडी कर दिया है, तो उसको वो सर्टिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये है ही, उसको और कुछ नहीं करना है, ये हांगकांग कन्वेंशन के अनुसार ही है। अब वो लाइसेंस्ड हो जाएंगे। हाँ, लाइसेंस्ड हो जाएगी कि ये है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई ग्रेजुएशन होना है तो 3 साल पढ़ने से नहीं, लास्ट ईयर की एग्जाम पास करने से लास्ट ईयर की एग्जाम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे नॉर्वे की एक टीम आई थी, उन्होंने कहा कि हर साल हम 40 शिप आपको भेजेंगे, हर साल 40 रिसाइकल के लिए। जापान ने कहा हम भी आपको शिप भेजेंगे। और ये शिप रिसाइकलिंग सभी जगह पे नहीं हो सकता, जैसा मैंने कहा जब नेचुरल अपॉर्चुनिटी है वहाँ ही हो सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ है। दुनिया का जो शिप रिसाइकलिंग होता है उसमें से 70 लाख ग्रोस टनेज रिसाइकल इंडिया में होता है। क्या बात? 68 लाख ग्रोस टनेज बांग्लादेश में होता है, 37 लाख ग्रोस टनेज पाकिस्तान में होता है, और 34 लाख ग्रोस टनेज वो चाइना में होता है। तो हमारा साउथ एशियन कंट्रीज ही उसमें इंटरनल कंपटीशन में है। ये कंपटीशन हम जीतेंगे और हमारे देश में इंडस्ट्रीज कोई गुनी बढ़ेगी। क्या बात। यहाँ एक बात तो जाहिर हो गई कि जो जहाज रानी है, जो जहाज है वो वेस्ट नहीं है, वो बेस्ट है, ये मांडविया जी ने बताया। और उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या आयाम हैं, हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी यहाँ पर लगातार जो रिसाइकलिंग को लेकर जो बिल पारित हुआ, उस बिल पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं, अपना नजरिया रख रहे हैं, और जो कानूनी फ्रेमवर्क बना है उससे जो परिणाम आएंगे उन परिणामों को सामने खास तौर पर रखा जा रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप ये एक ऐसी जगह है जिसमें चीन को भी जोड़ दिया जाए तो शिप रिसाइकलिंग के लिए दुनिया भर के जहाज इन देशों में आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, बिल्कुल, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। लेकिन जब आप एक कानूनी फ्रेमवर्क बना देते हैं तो आदमी की कोशिश ये होती है कि वो अपना काम सस्ते में करवाने के लिए दूसरी जगह पर जाए। तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि भारत में उन जहाजों की संख्या कम हो जाएगी, या आपका क्या परसेप्शन है कि वो संख्या बढ़ेगी? सही बात है, क्योंकि वो जा सकता है दूसरी कंट्री में, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आज जो शिप रिसाइकल होता है, जो यार्ड में होता है, उसमें से 72 यार्ड तो आज ही हांगकांग कन्वेंशन के अनुरूप हो ही गया है। दूसरा, जब ये शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज है और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल, और हांगकांग कन्वेंशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो ये कन्वेंशन लागू हो जाने से, ये कानून लागू हो जाने से सारी दुनिया अपना शिप वो शिपयार्ड में ही भेज पाएगी जो शिपयार्ड में हांगकांग कन्वेंशन की गाइडलाइन के अनुसार फ्रेमवर्क हो। हमारे यहाँ फायदा यह होगा कि ये सुविधा पहले से ही है, और कंट्री है, उन्होंने, बांग्लादेश ने भी कानून तो पास कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश में हांगकांग कन्वेंशन के फ्रेमवर्क का यार्ड बनाना अभी मुश्किल है। तो उससे जो आपने कहा एडवर्स इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट होगी। पॉजिटिव इफेक्ट ये होगी कि हांगकांग कन्वेंशन लागू हो जाए तो उसको ये ही शिप यार्ड में शिप को ब्रेकिंग करने के लिए लाना है जो उसकी गाइडलाइन के अनुसार है, तो ये हमारा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज 300 शिप आते हैं, अगले 2 साल में वो 300 की जगह से 600 शिप आने लगेंगे। क्या बात? और 600 शिप डबल हो जाएगी इंडस्ट्रीज, और डबल हो जाने के लिए हमें नया यार्ड भी डेवलप करना होगा, और नया उसका एक्सपेंशन भी करना होगा, और ये ही उसकी भी तैयारी हम करना शुरू कर दिया है। जब ये संख्या डबल हो जाएगी, रोजगार जो है, जो आज मिल रहा है, वो रोजगार भी डबल होगा, और जो उसमें लगने वाले कामगार हैं, मजदूर हैं,
इस बिल की वजह से उनका भी कुछ ख्याल रखा गया है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हांगकांग कन्वेंशन में ही प्रावधान है कि ये लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज है, बिल्कुल। उसमें हैजार्डस भी होता है, उसमें शिप से काम करना है, स्टील से काम करना है, लोहा से काम करना है, तो एक्सीडेंट की संभावना भी होती है। बिल्कुल। पार्लियामेंट में भी सदस्यों ने विस्तार से विषय भी रखा कि लेबर सेफ्टी के लिए क्या रखा गया है। बिल्कुल। उसमें शिप रिसाइकलिंग यार्ड में लेबर को अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिले, इसलिए ट्रेनिंग सेंटर पहले से ही है। और हमारे यहाँ ये बिल में भी प्रावधान किया गया और ये बिल में ये भी प्रावधान है कि कौन सा हैजार्डस है, कौन सा वर्क करना है, उस तरह की ट्रेनिंग उसको देना है, उसको सर्टिफिकेट लेना है, बाद में ही लेबर वहाँ काम कर पाएंगे। उसमें टेक्नीशियन भी चाहिए, डिजाइनर भी चाहिए, क्योंकि प्लान के अनुसार उसको कट करना है। बिल्कुल। पहले शिप का कैसे कटिंग करेंगे उसका प्लान बनाना पड़ेगा, और जब प्लान बनाएंगे तब कैसे कैसे मजदूर उसमें कैसा काम करेंगे वो आइडेंटिफाई होगा। और आइडेंटिफाई हो जाने से फायदा यह होगा कि इस तरह की उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और 1948 के लेबर सेफ्टी एक्ट है, ये कानून के तहत सभी शिपयार्ड में ये व्यवस्था रखनी है, एम्बुलेंस रखनी होती है, वहाँ पर ये सब चीज़ फर्स्ट एड किट्स रखनी होती है, ये जो भी चीज़ रखनी होती है ये रखना है। दूसरा, ये रूल्स का वायोलेशन करे कोई शिप रिसाइकलर तो उसके सामने भी कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान भी इस बिल में रखा गया है। ये मतलब शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लेबर सेंट्रिक रहेगी और लेबर का हेल्थ का विचार उसमें अच्छी तरह से किया गया है। क्या मांडविया जी, आपको क्या जानकारी है, क्या जो हांगकांग कन्वेंशन है उसके अनुसार लीगल फ्रेमवर्क बनाने वाला भारत पहला देश है, या भारत ने लीड ली है, बाकी देश अभी पीछे हैं? मैं मानता हूँ कि 30% का शेयर तो हमारा है और 72 यार्ड हांगकांग कन्वेंशन के अनुसार फ्रेमवर्क तैयार कर दिया हो, ऐसा कोई कंट्री है तो उसका नाम इंडिया है। क्या बात। और दूसरा, जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को मानते हैं तो मोदी गवर्नमेंट की ये भी विशेषता है, देश के हित में है तो मान लेते हैं। आरसेप देश के हित में नहीं था, बिल्कुल, तो मोदी जी ने नहीं माना। बिल्कुल। ये हांगकांग कन्वेंशन देश के हित में है तो हमने मान लिया। दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम निर्णय करते हैं और उसका फायदा देश के डेवलपमेंट में होता है। शिप्स रिसाइकलिंग के मामले में भारत एक मार्केट लीडर के तौर पर उभरने जा रहा है, इस बिल से ये बात साफ होती है? बहुत स्पष्ट है। ये बिल हमने पास किया, उसकी चर्चा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में है। आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में देखिए, जिस दिन कैबिनेट ने ये बिल को मंजूरी दी थी बिल्कुल लाने के लिए पार्लियामेंट में, तब से वहाँ चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने एक ट्वीट करके इंडिया को अभिनंदन भी दिया है और दुनिया को, क्योंकि सारी दुनिया आज एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हुई है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर खड़ा करना चाहती है। शिप रिसाइकलिंग भी एनवायरनमेंटली साउंड हो, उसके लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी लगा है और इतना बड़ा शेयर हमारा है। और इंडिया जब करता है तो स्वाभाविक दुनिया में जो शिप है उसको रिसाइकलिंग अच्छी तरह से हो, उसकी फैसिलिटी का एक प्लेटफॉर्म हम बन चुके हैं। विपक्ष की जो आपत्तियां थी उनका जवाब आप किस तरह से देना चाहेंगे? विपक्ष की जो आपत्तियां थी, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक क्वेश्चंस उसको सेटिस्फेक्शन हो तब तक मैंने रिप्लाई किया, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। जैसे जैसे और बाद में जब वो सेटिस्फाई हुए तब ही मैंने क्लैरिफिकेशन देना बंद किया। मतलब सारा पार्लियामेंट को सेटिस्फेक्शन हो, इस तरह से मैंने विषय रखा है और एक तरह से सर्वसम्मति से पारित हुआ बिल। हाँ, पार्लियामेंट में किसी ने उसके सामने जब बिल पास हुआ तो आपत्ति नहीं जताई। हम आखिर में रोजगार को लेकर के ये जो फील्ड है वो कितना फर्टाइल है, कितना उर्वर है, उसको थोड़ा सा एक बार। हाँ, रोजगार के दृष्टि से उसका महत्व है ही, क्योंकि ये लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज है और जैसा सी फेरार एक रोजगार की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वैसे सिर्फ रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बिल्कुल बहुत अपॉर्चुनिटी वाली इंडस्ट्रीज है। जितनी इंडस्ट्रीज देश में आगे बढ़ेगी इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगा और देश में आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए वो हम उठाते हैं, उसमें से ये भी एक कदम है।
दो मंत्रालय हैं जो आप संभाल रहे हैं। आखिर में चलते चलते हम एक संदेश और संकेत आपसे समझना चाहेंगे कि जो परफॉर्मेंस है, प्रगति है, दिशा है, उसको लेकर के। मेरी मिनिस्ट्री की विशेषता यह है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री है, शिपिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री। बिल्कुल। उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो फार्मर सेंट्रिक मिनिस्ट्री है। बिल्कुल। और केमिकल्स है, वो एक अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री है। फार्मा भी देश के हेल्थ के साथ जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है। बिल्कुल। सभी को लेके मोदी जी का विजन को फुलफिल करने के लिए देश में सभी गरीब लोगों को सस्ती दवा मिले, उस सपने को साकार करने के काम में लगे हैं। देश के किसानों को कभी यूरिया फर्टिलाइजर की दिक्कत ना हो, लाइन में खड़ा रहना ना पड़े, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से हम इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग को बढ़ा के देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करके एक्सपोर्ट बढ़े, बिल्कुल, और देश में महंगाई कम हो, उस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संसद के गलियारे से आपने देश को संदेश देने की जो कोशिश की उसके लिए। और एक बात यहाँ पर ये साफ है कि जिसको आप कूड़ा समझते हैं, बेसिकली वो कूड़ा नहीं, कूड़ा धन है। वो वेस्ट नहीं है, वो बेस्ट है। ये संदेश देने की ही कोशिश नहीं, बल्कि उसमें जो रोजगार मिल रहा है हजारों लोगों को, और अब उनके रोजगार की जो गारंटी है वो भी इस बिल के साथ जुड़ गई है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।